और सबसे पहले बात करेंगे शाहीन बाग की। एनआरसी एफआईआर ये सब वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। ये लाने की उनको जरूरत क्या थी? सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में गुज़िश्ता 2 महीनों से धरने पर बैठी शाहीन बाग की ख़वातीन को सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरे के जरिए उठाना चाहता है। अदालत के जरिए मुकर्रर किए गए मुसालिहतकारों की टीम के शाहीन बाग दौरे पर सबकी निगाहें हैं। इस मामले की अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी धरनों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में इस कानून के खिलाफ एहतजाज की जो लहर उठी वो आज मुल्क की कई रियासतों तक जा पहुंची है। कई रियासतों में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शाहीन बाग बन गए हैं। कई मुकामात पर खवातीन अपना कामकाज छोड़कर इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा ले रही हैं। इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा लेने वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार शहरियत तरमीमी कानून वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए 3 मुसालिहतकार मुकर्रर किए जो कि आज शाहीन बाग जा रहे हैं। मुसालिहतकारों की टीम में सीनियर वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला शामिल हैं। शाहीन बाग में खवातीन के धरने के ताल्लुक से कल सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। संजय हेगड़े का कहना है कि वो इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं और इम्कानात पर खुलकर बातचीत करेंगे। पीर को जब अदालत ने मुसालिहतकारों की टीम मुकर्रर की थी तो अदालत ने ये भी कहा था कि लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज का पूरा हक है, लेकिन इस एहतजाज से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शाहीन बाग में बैठे लोगों ने कहा कि उनकी वजह से सड़क बंद नहीं है। एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि उन्होंने सड़क का एक हिस्सा खाली छोड़ा है। उन्होंने पुलिस पर भी इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से रास्ता बंद पड़ा है। वाज़ेह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरना तकरीबन 70 दिनों से लगातार जारी है। धरने में तमाम मज़ाहिब के अफराद शामिल हो रहे हैं। फिल्मी हस्तियों और नामी गिरामी शख्सियात ने भी धरने में हिस्सा लिया। मुसालिहतकारों की टीम के शाहीन बाग दौरे पर सबकी निगाहें हैं। इस मामले की अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज यानी 24 फरवरी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस सब के बीच शाहीन बाग के मुजाहिरीन का कहना है कि हम मुसालिहतकारों की टीम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो स्वागत करेंगे, पहले ये देखेंगे कि उनका क्या बात करते हैं, हमें बाद में हम उनसे बात करेंगे। जो भी उनकी बात होगी पहले हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, फिर हम उसके आगे हम अपना बात रखेंगे। हमारी सबकी एक ही राय है, जो महिलाएं हैं सब एक राय है हमारी। हमें यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। अगर सरकार को हटाना था तो शुरू में कहाँ गए वो लोग, शुरू में क्यों नहीं आए? आज 60 दिन से ऊपर हो चुका है। अगर वो आज कहेंगे कि ये रोड खाली कर दो, कहीं और चले जाओ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें मार दे। हम तो यही रखेंगे भाई, हमारा ये कानून वापस ले लो, अभी ले लो, अभी हम उठ के चले जाएंगे। हमारा ये काला कानून का मुद्दा है, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, ये 3 चीज को आप खत्म कर दो, हम उठ के, हमारे यही मांगा और कोई मांग नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहने आता है कि ये रोड खाली करना है, आप कहीं और शिफ्ट, हम कोई सामान नहीं है कि आप यहाँ से उठा के कहीं और डाल दिए। शाहीन बाग इलाके में तकरीबन 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को। लिहाजा इस मामले पर कोर्ट के द्वारा जो 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, आज वो टीम यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनसे बाकायदा बातचीत करेंगे। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे ये धरना स्थल है जहाँ पर बुजुर्ग दादियाँ और समेत तमाम जो महिलाएँ, बच्चे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज लगभग 3 बजे के बाद आज वो 3 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे, जिसमें कि संजय हेगड़े होंगे, साधना
जो है रामचंद्रन वो होंगी और इसके साथ वजाहत हबीबुल्ला जो है वो होंगे और आकर के यहाँ पर बाकायदा लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से सीए के मसले पर धरना प्रदर्शन चल रहा है 65 दिनों से ज़्यादा से, तो बाकायदा इस मामले का किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है, इस मामले में बातचीत होगी। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं बाकायदा उनका साफ तौर पर कहना है कि सीए के मसले पर विरोध प्रदर्शन उनका शुरू हुआ था, तो फिलहाल जब तक इस मामले को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इस मामले पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, क्या वो इस पूरे मामले का समाधान करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है बाकायदा आज सबसे पहले जो 3 सदस्यीय टीम है, सबसे पहले अपने आपस में वो लोग मिल के बैठ के इस मामले में बातचीत करेंगे। उसके बाद जो पुलिस को जो टीम है, पुलिस की टीम के साथ में जो पुलिस के अधिकारी होंगे उनके साथ बैठ करके इस मामले का समाधान क्या हो सकता है वो किया जाएगा। उसके बाद 3 बजे के बाद यहाँ पर वो टीम आकर के इस मामले पर आम लोगों से बातचीत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शाहीन बाग मुसालहतकार टीम में शामिल वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि खवातीन पर ज्यादती ना हो, एहतजाज करना उनका कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हक को तस्लीम किया है। आमदरफ्त में आने वाली परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मसालहत का रास्ता निकाला है। हमारी कोशिश है कि हम मुजाहिरीन से बात करें और कोई रास्ता तलाश करें। बाग में लंबे वक्त से प्रोटेस्ट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब एक कोशिश शुरू हुई है कि उन प्रोटेस्टर्स के साथ बात की जा सके, उनको कहीं और शिफ्ट करने की या उनको समझाने की कोशिश की जा सके। वजाहत हबीबुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे एक तरीके से ये याचिका लेकर के। सर, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिला है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं है, वो तो उनका निर्णय है कि एक तो ये है कि, और ये मेरे विचार में महत्वपूर्ण एक निर्णय है कि यहाँ तक कि ये प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, ये संविधान के तहत जायज़ है और न केवल जायज़ है किंतु ये एक बुनियादी हक भी है, एक अधिकार है एक नागरिक का। तो इसमें इनको डिनाई नहीं किया जा सकता है अगर ये इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं। किंतु जहां प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ शक जाहिर किया कि इससे और जो जनता है और जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। तो इनसे बात किया जाए, लोगों से बात किया जाए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उसके इंतजाम में है, कि किसी और जगह पे वो अपना प्रदर्शन करें ताकि वो उनके आने जाने में आमोदरफ्त जो कहते हैं उसमें कोई रुकावट ना पड़े। तो अब कैसे आगे बढ़ेगी सर ये कोशिश, और क्या कोशिश होगी आप लोगों की जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के? कोशिश तो यह है कि पहले तो बातचीत होनी है और फिर उसके आगे उसका क्या कंक्लूजन होगा ये तो बातचीत से ही पता चलेगा कि क्या नतीजा हो सकता है उसका। कोशिश क्या रहेगी कि इसको प्रोटेस्ट को कंक्लूड किया जाए या प्रोटेस्ट को कहीं शिफ्ट करने की, समझाने की कोशिश होगी? नहीं, प्रोटेस्ट को कंक्लूड किया जाए ना किया जाए ये हमारे इसमें ब्रीफ में है भी नहीं। इसमें यह है कि अगर वो चाहते हैं कि प्रदर्शन चलता रहे तो उनको उसमें सहमति मिलनी चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। किंतु ये स्थान की बात है। अब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि जहाँ तक कि मुझे ख्याल है कि ये नहीं कहेंगे कि इसको ख़त्म करें या जारी रखें या क्या करना चाहते हैं। केवल बात यह है कि लोगों के लिए बाधा ना प्रकट हो। ये मेरे विचार में यही विषय होगा, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। और वो उसका क्या कि वहाँ के शिफ्ट होना चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए, ये फिर उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कुछ ये इंटरलोक्यूटर्स हैं इसके बारे में कुछ सिफारिश कर सकेंगे। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। औलगांव शहर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ भारतीय संविधान सुरक्षा समिति के बैनर तले एहतजाज किया गया। एहतजाजी जलसे में मारूफ कम्युनिस्ट साबिक रुकन पार्लियामान कामरेड मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सभी को मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत से लड़ना होगा। जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो यूनिवर्सिटी से कैंपस से निकल के आके
हमारे जैसे पीढ़ी को ये समझाया कि किस तरह की इत्तेहाद बनती है कैसे, और ज़ुबान, धर्म, मजहब, इलाका, स्टेट से ऊपर उठ करके आज इत्तेहाद पैदा हो रहा है, क्योंकि ये मुल्क का जो दस्तूर है, जो कानून है, जो कायदा है, और जो मुल्क के इत्तेहाद है और मुल्क के शहरी जो शहरियत है हमारा लोगों का, और ख़ास करके जो ह्यूमन राइट्स है उसको बचाने का कोशिश है। और उसमें मैं समझता हूँ कि ये कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक गिरोह, कोई एक समाज का नहीं है, ये सब का मिला हुआ इत्तेहाद का लड़ाई है, मुख्तलिफ लड़ाई है। हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। विजयवाड़ा में अवामी रैली से खिताब करते हुए MIM सदर और रुकन पार्लिमान अज़ीज़ ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की करोड़ों आवाम को लाइन में खड़ा देखना चाहते हैं। ओवैसी ने मजीद कहा कि PM मोदी को मुल्क के अवाम की फिक्र नहीं है। आज के इस जलसे से आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप NPR पर स्टे लगाइए। सेंसस से कोई एतराज नहीं है, NPR पर स्टे लगाइए। अगर NPR होगा तो NRC तो कैसे भी होगा, और NPR सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। दिस इज नॉट अ मुस्लिम इशू, दिस इज नॉट अ हिंदू इशू, this is not a Sikh or Christian or a Buddhist issue. This is an issue which pertains to the poor people of India. जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं वो पिस जाएंगे। गरीब पिसेगा, बुरी तरह पिसेगा, याद रखना मेरी बात को। आप लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा सबको। भारत की 137 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को लाइन में खड़ा करके बड़ी खुशी महसूस होती है इनको। अंदर से इनका दिल फूलता, इनके मुंह में लड्डुआं फूटते, देखो मैं सबको लाइन में खड़ा कर दिया। ये एक बादशाह है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, वो प्रधान सेवक नहीं है, वो दिल्ली के सल्तनत के एक बादशाह हैं जो जमहूरियत पर यकीन कम, डिक्टेटर पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, और अगर 2 महीने 3 महीने भी प्रोटेस्ट करना पड़े तो हमको करना पड़ेगा। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल आज अमित शाह से 2:30 बजे ये मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात को खैर सगाली की नौयत का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और आज 2:30 बजे दोनों लीडरों की ये अहम मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात को खैर सगाली नौयत का बताया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी रचना का। रचना, आज अरविंद केजरीवाल अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से तफसीलात? देखिए, जिस तरीके से तीसरी बार अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में शपथ ली है और उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एक कच्ची मीठे शिष्टाचार भेंट है, लेकिन इस मीटिंग के बेहद अहम मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में शाहीन बाग का मसला भी चल रहा है, तमाम मसले भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इन मुद्दों पर भी बात हो। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी यही कहा गया है कि ये कच्ची मीट है और वो शिष्टाचार भेंट करने के लिए करीबन 2:30 बजे गृह मंत्रालय पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इस मुलाकात पर बेहद अहम नजरें सबकी रहने वाली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात होगी, कच्ची मीट होगी, इसके साथ अन्य मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो अब ये बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके की बातें गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में हुई और कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर ये मुलाकात की गई। तो ये उनके बाहर आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल करीबन 3:45 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि क्या कुछ इस मीटिंग के दौरान हुआ यहाँ पर। रचना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इस तरह की कोई खबरें, कोई इत्तला कि अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन कौन अमित शाह से मुलाकात कर सकता है?
फिलहाल तो खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही है वो यही है। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी साथ में रहें, लेकिन अभी इसके बारे में कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि मनीष सिसोदिया साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। करीबन 2:30 बजे ये मुलाकात होनी है। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। दिल्ली से ये अहम खबर, जहां अरविंद केजरीवाल आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात 2:30 बजे के आसपास होने वाली है और इसको खैर-सगाली की मुलाकात ही कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह से रचना ने बताया कि काफ़ी अहम मुलाकात हो सकती है और उसके बाद 4 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करने वाले हैं। लगातार तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट की आज दिल्ली में पहली मीटिंग होने वाली है। इसमें मंदिर की तामीर समेत कई अहम मसाइल पर गौर खौस किया जा सकता है। वाज़ेह है कि राम मंदिर की तामीर के लिए 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया था। इसके बाद मरकज़ ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामी ट्रस्ट को तश्कील दिया। और राम मंदिर ट्रस्ट से मुतालिक कामेश्वर चौपाल का कहना है कि आज की मीटिंग में राम मंदिर ट्रस्ट से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत की बातचीत हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी। सर, देखा जाए तो आज बैठक होने वाली है, यह बैठक कितने बजे शुरू होगी और इस बैठक में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि पहली बैठक है, इसके बारे में आप ही ने जानकारी दी थी। देखिए, आज बैठक शाम में होगी, लोग पहुंचेंगे, पहुंच भी गए हैं और शाम की बैठक में सामान्यतया आज प्रथम बैठक है, तो परस्पर जो हमारे सदस्य हैं उन सबों का आपस का परिचय भी होगा, फिर हर लोगों के विचार सुने जाएंगे और राम जन्मभूमि मंदिर पर निर्माण के लिए जो जो आवश्यक काम है उन सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा होगी। और इस चर्चा के क्रम में वो सारे बिंदु आएंगे राम जन्मभूमि से संबंधित विषयों पर जो चर्चा आप बाहर सुन रहे हैं, कब से प्रारंभ किया जाए, जो सरकार ने भूमि हमें दी है उस भूमि का पैमाइश किया जाए, उसका लेवलिंग किया जाए, फिर स्टार्ट करने के दृष्टिकोण से जो भी करणीय काम होगा उन सभी बिंदुओं पर बात होगी। सर, क्या आज की बैठक में उम्मीद किया जाए कि वह तारीख का ऐलान हो जाएगा आज कि मंदिर निर्माण कब से होगा, क्योंकि लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, आप स्वयं देख रहे हैं। हाँ, बेसब्री से इंतजार है, हम सबों के मन में भी बेसब्री है, जल्दी करेंगे, शीघ्र करेंगे। लेकिन इतनी बात ध्यान रहनी चाहिए कि हिंदू समाज का कोई भी काम होगा, गृह निर्माण से लेकर शादी श्राद्ध तक में हम जिस नियमों का, जिस सिद्धांतों का, जिस आदर्शों का पालन करते हैं, मंदिर निर्माण में वो सभी गंभीरता से विचार करने के बाद जो तिथि योग्य होगा, श्रेष्ठ होगा, उसमें कार्य प्रारंभ होगा। कई तिथियां आई है, उसमें से हमारे पूज्य संतों से भी बहुत ज्ञानी लोग हैं जो दिशा, काल, देश, परिस्थिति सबका ज्ञान है जिनसे, उन सबों के विमर्श के बाद शुरू होगा। सर, क्या माना जाए, आज की बैठक पहली बैठक है लेकिन महत्वपूर्ण बैठक है, तो इसमें जो 2 नए सदस्य चयन करने की बात है, तो क्या आज इस पर निर्णय लिया जाएगा? ये न्यास का दायित्व है, विचार के लिए भी आएगा, निर्णय होगा, दोनों सदस्य सुने जाएंगे। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और इस वक्त एक अहम खबर दिल्ली से, जहां आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये राहत दी है। आपको बताएं कि 2010 के अगवा के एक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को ये राहत दी है। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को राउस एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है। 2010 के अगवा के एक मामले में ये राहत अमानतुल्लाह खान को दी गई है। तो अहम खबर, आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है। 2010 के अगवा के एक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को ये राहत दी है।
तो आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है। 2010 के एक अगवा मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को ये राहत दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया जिसके मास्टरमाइंड बाप और बेटे ही निकले। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे मुंबई के कई इलाकों में लड़कियां फराहम करते थे। जिस्म फरोशी का ये धंधा ऑनलाइन चलाया जाता था। लड़कियों की पहचान से लेकर रकम की अदायगी तक का काम ऑनलाइन ही होता था। इंटरनेट के माध्यम से कुछ लोगों का गिरोह है जो पीड़ित महिलाओं को वेश्या व्यवसाय के लिए प्रवृत्त करते हैं और उनके माध्यम से पैसों की कमाई करते हैं। इस तरह की बात सामने आने के बाद एक ट्रैप का आयोजन किया गया जिसमें एक बोगस गिराहक ने उनसे संपर्क किया और उनसे बातचीत की, जिसमें ये पता चला कि वह इस तरह का गलत तरीके का बिजनेस करते हैं कि 2 आरोपी जिनको हमने कब्जे में लिया था, जिसका नाम नेमदारी साहू और संतोष साहू है, यह इस तरह के गलत बिजनेस में काफ़ी साल से है। इनके ऊपर पीटा एक्ट के तहत पालघर और ठाणे जिले में कम से कम 2 अलग अलग अपराध दर्ज है और ये इस तरह का बिजनेस करते हैं। इस तरह की बात सामने आने के बाद सभी लोगों को कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के हवाले करके उनके ऊपर उस तरह का अपराध दर्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत ने मईशत को मजीद रफ्तार देने के लिए मुंबई में देर रात तक होटल और मॉल खोलने का फैसला लिया था, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पब और बार को कोई राहत नहीं दी गई। हालांकि पहले इसकी इजाज़त थी। इस मामले में हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर शिवानंद शेट्टी से खास बातचीत की। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट नाइट लाइफ को लेकर आहार संगठन एक सवाल खड़ा कर रही है। क्या है वो सवाल, इन्हीं से जानते हैं। आहार संगठन के अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। शिवानंद जी, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? क्या आप लोग जिस तरह सरकार का फैसला है नाइट लाइफ को लेकर, उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं है? ऐसी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो आदित्य ठाकरे जी ने लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन एंटरटेनमेंट, अगर नाइट लाइफ का मतलब ही एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट में अगर आप लिकर को अगर आप 1:30 बजे क्लोज करते हैं तो मुझे नहीं लगता उतना सक्सेस हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो रेस्पॉन्स है ये बहुत जल्दी है, लेकिन अभी तक का जो रेस्पॉन्स है उतना ल्यूकॉम है, उतना कोई सक्सेस नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, जो 1:30 का टाइम को अगर 3:30 तक रिलैक्स करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगा और इससे रोजगारी बढ़ेगी और इनकम भी लोगों का बढ़ेगा, तो वायबिलिटी भी होगा, तो लोग इसे चालू रखेंगे। वरना मुझे नहीं लगता कि। खबरों में इतना ही। आता